हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया अफ्रीका रिलेशन। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं भारत और अफ्रीका को, तो दोनों जो है वो बहुत ही बड़े हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात हम कर लें, इंडिया जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। वहीं अफ्रीका हम देखें तो रिसोर्सेज के लिए बहुत ही रीच है और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। हम कह सकते हैं कि जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरता हो, इकलौता कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नाइजीरिया के दौरे पर रहे और नाइजीरिया के दौरे के बाद उन्होंने G20 समिट को अटेंड करने के लिए वो ब्राजील गए हैं। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज कि वो नाइजीरिया गए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया अफ्रीका के ऊपर सवाल यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर 2 आपका आईआर जो है वहां पे पूछा जा सकता है। और वैसे भी हम यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा। तो आइए हम सीधा डाइव करते हैं टॉपिक पे, दैट वाई इन द न्यूज। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मतलब वो नाइजीरिया जब वो पहुंचते हैं और इसके बाद उनका बेसिकली कहा जाता है कि वो ब्राजील निकल जाते हैं G20 लीडर्स समिट के लिए। ठीक है, इसके ठीक पहले वो नाइजीरिया जाते हैं और वहां पर नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू से वो मिलते हैं और उन्होंने कहा कि वी गिव हाई प्रायोरिटी टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ नाइजीरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि यहाँ पे भारत और नाइजीरिया जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में रुख करते हैं तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि नाइजीरिया जो देश है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो रेड सी जो है और गल्फ ऑफ एडन जो है यानी कि बाबल मंडप स्ट्रेट, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, आगे चलकर के सुएज कैनाल से कनेक्ट होकर मेडिटेरेनियन सी के लिए निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम देखते हैं तो बहुत सारे जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पायरेसी वगैरह का भी इश्यूज होता है, भारत बहुत मदद करता है, उन सबको हम देखेंगे। साउथ अफ्रीका यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल की बात करोगे तो केप टाउन, ब्लोएमफॉन्टेन, ठीक है, और प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका में 3 बेसिकली कैपिटल है, ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो केप टाउन है, दूसरा आप प्रिटोरिया देख ही रहे हैं और तीसरा ब्लोएमफॉन्टेन जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकी भी नेशंस देख सकते हैं। बोट्सवाना, यहाँ पे एलिफेंट्स जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स जो है वो बोट्सवाना में ही पाए जाते हैं। अभी एलिफेंट्स भी न्यूज में थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं, हरारे बेसिकली, नामीबिया आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है, अंगोला, बुरुंडी, ये कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, कॉन्गो रिवर। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और केनिया जहाँ पे नाइरोबी, यही नाइरोबी है जहाँ UNEP का हेडक्वार्टर्स है। अगर आप लोगों ने एनवायरनमेंट का लेक्चर सुना होगा तो यही वो केनिया है, यहीं पे वो लोकेटेड है। इथियोपिया आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जिबूटी है जहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस जो है वो माना जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा है और यहाँ पे हमारा जो देश जो फोकस करना है नाइजीरिया, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नाइजीरिया आप देख रहे हो कि किस तरीके से अफ्रीका में जो है वो वेस्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, और बाकी भी आप नेशंस को देख सकते हैं, अल्जीरिया वगैरह जो है, लीबिया वगैरह जो है, इजिप्ट है। ठीक है, ये सब भी आप देखते चलिए। यहाँ पे नाइजर, चाड, सूडान जो है वो न्यूज में था काफी ज्यादा। ठीक है, सूडान, माली, मॉरिटेनिया, ये सब यहाँ पे अफ्रीका का जो ग्रीन ग्रोथ जो बेसिकली कॉरिडोर बनाया जा रहा है ग्रीन कवर का, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप और यहाँ पर बेसिकली बाकी आप लोकेशंस को भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया का मैप हमने देख लिया है। अब ये जो अफ्रीकन नेशन का ट्रिप हुआ, ये माना जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 17 साल में पहली बार करा गया है। ठीक है, और इसके बाद नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उस अवार्ड का नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। प्रीलिम्स में क्या हो सकता है कि हाईएस्ट ऑर्डर, वो सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ठीक है, वॉज कन्फर्ड ऑन PM मोदी, जो कैपिटल अबूजा, नाइजीरिया का राजधानी क्या है? अबूजा। तो प्लेसेस इन न्यूज के लिए भी सवाल हो सकता है। फॉर हिज स्टेट्समैनशिप एंड स्टेलर कंट्रीब्यूशन, जो फॉस्टर करने के लिए भारत और नाइजीरिया के टाइज, और ये फर्स्ट फॉरेन लीडर बन गए टू रिसीव द अवार्ड सिंस 1969। ये याद रखिएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है वो 1969 के बाद से पहले ऐसे लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस करा है अपने स्पीच में कि लॉन्ग स्टैंडिंग, जो काफी समय से खड़ा है, हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया, और उन्होंने उस रिकॉग्निशन को समझा है और उस कमिटमेंट को भी ग्लोबल साउथ के आइडियोलॉजी पे, क्योंकि अफ्रीका और भारत जो है ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और भारत जो है वो विश्व स्तर पे ये लीडर बनकर निकल रहा है ग्लोबल साउथ का।
अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और मुद्दों पे बात करा है। टेररिज्म, आतंकवाद, वो कहीं पर भी हो वो गलत है। जैसे हमने देखा पायरेसी वहां होता है। सेपरेटिज्म, अगर अलग होने की भावना, देखिए अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं। साहेल रीजन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे डेमोक्रेसी जो है उसको नहीं रख, मतलब मिलिट्री वहां की रहने नहीं देती है, ठीक है। तो वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो प्रूव हो जाती है। तो इस वजह से सेपरेटिज्म की भावना कि अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये विचारधारा वो गलत है। जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे तो कुछ जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो फॉरेन बेस्ड फंडिंग मिल रहा है खालिस्तान को, किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पायरेसी हमने देख लिया है। ड्रग ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा है। नाउ आप कहोगे कि अफ्रीका में तो ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू समझ में आ रहा है। भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया लाई करता है बिटवीन गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोल्डन क्रेसेंट में और गोल्डन ट्रायंगल में। जब गोल्डन क्रेसेंट की बात होती है तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीन कंट्रीज लाई करते हैं। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ठीक है। म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है भारत। तो इस वजह से भारत जो है वो यहाँ पर सेंटर में लाई कर रहा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो भी एक मेजर मुद्दा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब भारत और नाइजीरिया के टाइज हम डिस्कस कर लेते हैं 6 दशकों से किस प्रकार से चल रहा है। तो भारत और नाइजीरिया, अब दोनों के अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो हमारे यहाँ अभी तक जो एस्टिमेट करा जा रहा है दैट इज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया में, जो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी है। वहीं नाइजीरिया की जब हम बात करते हैं तो 220 मिलियन है। दोनों ही बड़े हैं, डेवलपिंग है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब ये कुछ शेयर्ड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मल्टी रिलीजियस है, कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ रह रहे हैं। मल्टी एथनिक है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पे हैं। मल्टी लिंगुअल सोसाइटीज हैं, जैसे भारत है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वानी, वैसे नाइजीरिया में भी आप देख सकते हो। तो मल्टी लिंगुअलिज्म भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी विजिट जब वो करे थे अबूजा अक्टूबर 2007 में, उन्होंने कहा द कंट्रीज रेस्ड द स्टेटस ऑफ द बाइलैटरल रिलेशनशिप टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। पहला बात तो प्रीलिम्स में सवाल जब आएगा तो ये आ सकता है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब मिला है। तो वो 2007 में जब प्रधानमंत्री उस वक्त थे मनमोहन सिंह, वो जब वहां पर गए थे नाइजीरिया की ही राजधानी अबूजा में, तो उन्होंने भारत और नाइजीरिया के जो बाइलैटरल रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड कर दिया इनटू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंस रिलेटेड है, ये आपके काम आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो टाइज हैं वो 60 साल से भी ज्यादा होने को हो चुके हैं। भारत डिप्लोमेटिक हाउस जो है वो स्टैब्लिश किया था लगोस में इन 1958, मतलब 2 साल पहले। नाइजीरिया जो है वो आजाद हुआ था 1960 में, और भारत जो है वो अपना डिप्लोमेटिक हाउस जो है वो 1958 में ही डेवलप कर चुका था, यानी कि 2 years बिफोर नाइजीरिया बिकेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक समय ब्रिटेन जो है उसका ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करे गए हैं सिंस देन। अच्छा, 1960 से 1980 का जो दशक था 20 साल का, वहां पे भारतीय टीचर्स और डॉक्टर्स हम सर्विस के लिए काफी मशहूर हैं। तो ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं कि भारत मतलब अपना तरफ से नाइजीरिया के कॉन्ट्रीब्यूशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने एस्टैब्लिश करा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ पे, काडूना में, जो कि नाइजीरिया में है, एंड द नेवल वॉर कॉलेज ऑफ पोर्ट हारकोट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप मेंस में लिख सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहा है। भारत जो है वो एस्टैब्लिश किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA नाइजीरिया के काडूना में, और साथ ही नेवल वॉर कॉलेज ऑफ पोर्ट हारकोट, ठीक है, नेवल वॉर कॉलेज। और 60,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी जो है, भारतीय मूल के जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, जो लार्जेस्ट है वेस्ट अफ्रीका में, आज भी वो वैल्यू ऐड करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशनशिप में। मतलब वेस्ट अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो किसी देश में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के जो लोग हैं वो नाइजीरिया में है, 60,000 से ज्यादा। तो उनका कंट्रीब्यूशन आप देख ही रहे हो। साथ ही साथ भारतीय टीचर्स और डॉक्टर्स का भी हमने देखा, और किस तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल वॉर कॉलेज के तहत भारत ने अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को प्रमोट करा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर नाइजीरिया जो है वहां पे बेसिकली ह्यूज और पॉजिटिव रोल है अफ्रीका में, और उन्होंने कहा है कि भाई हाई प्रायोरिटी है भारत के लिए। और साथ ही साथ कई सारे इकोनॉमिक डायमेंशंस भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि 200 से ज्यादा भारतीय कंपनी जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है लगभग $27 बिलियन से भी ज्यादा का
नाइजीरिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, और ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है आफ्टर द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब वहां की जो केंद्र सरकार है उसके बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई देता है तो ये भारतीय मूल की कंपनियां, जो 200 से ज्यादा कंपनियां वहां पे इन्वेस्टेड है नाइजीरिया में, जो लगभग 27 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत जो है वो इमर्ज करता है एज अ डेवलपमेंट पार्टनर ऑन टू फ्रंट्स। पहला है कि बाय ऑफरिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंस थ्रू कंसेशनल लोन्स, और दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो पहला बात तो जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया जा रहा है कंसेशनल लोन्स के फॉर्म में, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स को प्रोवाइड करना, तो ये कंसेशनल लोन इसी को कहा जाता है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से 27 बिलियन से भी ज्यादा का नाइजीरिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो भारत का कंट्रीब्यूशन है, और भारत की ये कंपनियां जो है 200 से ज्यादा, ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं आफ्टर द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के तरफ में चलते हैं कि नाइजीरिया का जो रोल है अफ्रीका में उसको हम समझते हैं। नाइजीरिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अफ्रीका में, और ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मतलब देखिए, भारत जिस तरीके से आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है विश्व के, तो उसी तरीके से नाइजीरिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अफ्रीका में, ठीक है। तो इस वजह से भी दोनों जो है वो शेयर कर रहे हैं कॉमन वैल्यू, और साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नाइजीरिया। और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जो इकोनॉमी है वो फोर्थ लार्जेस्ट है इन द कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका में ही, और इनका जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है अफ्रीका के अंदर। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आबादी नाइजीरिया में है, वहीं दुनिया में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आबादी जो है वो भारत में है। तो आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हो कि मतलब इंडिया और नाइजीरिया की जब हम बात करते हैं, देखिए पॉपुलेशन वाइज ये भी टॉप पे है, कहाँ पे, विश्व के स्तर पे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट के स्तर पे। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो ये फास्टेस्ट है इन द वर्ल्ड, अगेन ये फास्टेस्ट है इन अफ्रीका। वहीं अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। और इसी के साथ साथ में ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं अफ्रीकन यूनियन के, ठीक है, जिसमें 55 कंट्रीज हैं अफ्रीकन यूनियन। तो वहां से भी भारत का जो है वो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, फोरम हैविंग ऑल अफ्रीकन कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स। और इसका प्रीकर्सर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो 1963 में स्टैब्लिश करा गया था, और इसके जो मेन फाउंडर्स थे वो नाइजीरियन प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। अब एयू जो है वो एक परमानेंट मेंबर है G20 का एट द इंडिया होस्टेड समिट लास्ट ईयर। अब अफ्रीकन यूनियन, आप लोगों को ध्यान होगा अगर, तो जो पिछले साल G20 हुआ जो भारत में हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस रहा वो, तो वहां से G20 जो है जहां पे 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो G20 बना। अब इसमें एक और ऐड हुआ जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन, और ये कहाँ ऐड हुआ, तो भारत में जो समिट हुआ। यानी कि अगेन इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशन है वो दिखाते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो प्रॉस्पेरस है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपका यहाँ नोट डाउन करना हो गया हो तो हम आगे की तरफ अब चलते हैं। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नाइजीरिया जो है वो मेंबर भी है किसका किसका, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन का, तो यानी कि वो लगातार सपोर्ट करते हैं भारत के परमानेंट मेंबरशिप का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें परमानेंट 5 अभी तक है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी, जहां अगेन भारत भी है नाइजीरिया भी है, क्योंकि दोनों पर ही ब्रिटेन जो है वो हिस्टोरिकली रूल करे हैं। इसी के साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये मतलब कहीं ना कहीं भारत में भी हम अगर हम देखें तो इंडोनेशिया के बाद में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मुसलमान है वो बेसिकली भारत में ही है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, ठीक है, OPEC की बात जब हम करते हैं, आज भारत में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस वजह से OPEC का, क्योंकि ये सदस्य है, OPEC क्या है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, एक कार्टेल है, ग्रुप है, लगभग 12 कंट्रीज हैं इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। मोस्टली ये डोमिनेट करा जाता है बाय सऊदी अरेबिया, कि प्राइसेस को ये कंट्रोल करते हैं कि कितना प्राइस रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो OPEC जो है इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है OPEC के बारे में, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत के पास एक लेवरेज होगा इस चीज में भी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर
चाइना का जो फुटस्टेप है अफ्रीका में उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए इंडिया जब भी जहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाइना एज यूजुअल वो अपने डीप पॉकेट्स के साथ पहुंच जाते हैं कि उनके पास रिसोर्सेस हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, अफ्रीका में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से लोग जो है वो उस तरीके से टैप नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है, वैसे तो बहुत कंट्रीज हैं लेकिन चाइना मैसिव लेवल पे लगातार वहां विजिट्स करते आते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिराइव कर सके। जबकि जो भारत का फोकस है, भारत जिस तरीके से अपने ही लोगों से पॉवर्टी को कम कर रहा है, गरीबी को कम कर रहा है, उसी तरीके से वो अफ्रीका में भी जो पॉवर्टी है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी शेयर्ड वैल्यूज में आप दिखा सकते हो, जो कि नो पॉवर्टी तो गोल 1 भी है यूएन का एसडीजी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत का प्लान है डेवलप करना क्लोजर रिलेशनशिप विथ नाइजीरिया, और यहाँ पे चाइना जो है वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रिंट है अफ्रीका के पास। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि मेजर रिसोर्सेस हैं जिसमें मिनरल्स भी शामिल हैं जो भारत को भी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इस्तेमाल होता है वो होता है कोबाल्ट का। और अगर आपने मैप स्टार्टिंग में देखा होगा ध्यान से, तो हमने एक कंट्री डिस्कस किया था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ से ही बहुत ज्यादा कोबाल्ट के जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं, और इस पर मतलब प्राइमरीली बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो चाइना का है। जब ये कंट्री बेसिकली यहाँ पे मतलब कू हो गया था, मिलिट्री तख्ता पलट जिसको हम बोलते हैं, बड़े शांति से, ठीक है। तो ये जब हुआ तो वहां पे 2005 के अप्रॉक्स का समय है, चाइना जो है वो तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों को पैसों की जरूरत भी है। तो इस वजह से उस मौके का फायदा उठाते हुए चाइना की कंपनी वहां पे पहुंच गई थी इन्वेस्ट करने के लिए। और आज इस वजह से कोबाल्ट बहुत ज्यादा चाइना में आपको नेचुरली नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप सोचिए कि नेचुरली नहीं मिलने के बावजूद आप टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में देखोगे कोबाल्ट के तो चाइना ही नजर आएगा आपको। और इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे चाइना जो है वो डोमिनेट करता आएगा। क्योंकि टेस्ला की भी अगर हम बात कर ले, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल जो है वो करा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन ओशन रीजन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन जो है वो आज के समय में हम देख रहे हैं किस तरीके से एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो जिसका ज्यादा डोमिनेंस होगा उसका वहां पे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि पकड़ होगा। और यहाँ पर इंडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमने चाइना का देखा था, जिबूती अगर आपको याद होगा, तो इस तरीके से वो भी कोशिश कर रहा है। और पिछले 2 दशकों में चाइना जो है वो ट्रिमेंडसली एक्सपैंड करा है ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज। 2012 में चाइना का जो ट्रेड हुआ करता था अफ्रीका से वो 128 बिलियन था, और उस वक्त भारत का 100 बिलियन बिटवीन यूएस एंड अफ्रीका। तो यूएस भी उससे मतलब पीछे था, 2012 की ही हम बात कर रहे हैं, आज के भी 12 साल पहले। तो चाइना तब भी मतलब आगे था यूएस की भी तुलना में। तो ये आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो लगातार अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ तक अभी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यूपीएससी 2026-2027 के लिए सिंसियर हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सीरियस हैं कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपने डिजायर्ड पोस्ट के लिए मतलब आप प्रेफर कर रहे हो कि मिल जाए वो पहले ही अटेम्प्ट में, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे भी गाइडेंस की कमी है, आपको स्टडी मटेरियल्स लग रहा है कि रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, आंसर राइटिंग में आपको लग रहा है कि मतलब कोई हो जो मतलब कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन उन चीजों को रिवाइज करा सके, कोई ना हो मतलब जो टाइम एंड अगेन उन चीजों को आपको बतला सके, तो इसके लिए आप जो है वो कविश आईएएस अप्रोच कर सकते हैं, जहां हमारे कोलकाता में 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जिनमें एक है वीआईपी रोड का और दूसरा है हाजरा रोड सेंटर का। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसा आपको देखने को मिल रहा है तो इसी तरीके के आपको यहाँ पे क्वालिटी क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप काउंसलिंग सेशंस वगैरह के लिए भी संपर्क कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि चाइना के फुटस्टेप्स को हम काउंटर कैसे करेंगे। देखिए चाइना जो है वो उसके पास में पैसों की तो कमी नहीं है, जैसा कि हमने कहा कि भाई वो मतलब उनका ह्यूज पॉकेट्स है, तो वो हेविली फंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि रोड, रेल रोड, डैम्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, क्योंकि उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके तहत प्रेजेंटली चाइना जो है वो अफ्रीका का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस बात को कि अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना ही है, और ये ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट आज $200 बिलियन पर जा पहुंचा है, और 10,000 से ज्यादा चाइनीज फर्म्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में। ये देखिए आप, तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं डेंजर साइंस हैं कि किस तरीके से चाइना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और जो वैल्यू ऑफ चाइनीज बिजनेसेस हैं वो ग्रो किए हैं ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन सिंस मोर देन 2 ट्रिलियन सिंस 2015, और यहाँ पे बेसिकली 300 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार वो अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा रहे हैं अफ्रीका में, और क्योंकि उनको वहां से प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल रहा है तो वो चाहते हैं मोनोपोली सिर्फ चाइना का ही हो।
अफ्रीका वाले रीजन में, और इसको काउंटर करना बहुत जरूरी है वरना ये बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो विश्व का मैप, यहाँ हमारा प्यारा भारत, यहाँ आप चाइना देख सकते हो, बाकी आप अफ्रीकन नेशंस को भी यहाँ से देख सकते हो, ये अमेरिका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्राजील यहाँ पे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो G20 के समिट के लिए गए हैं। तो इस तरीके से बाकी नेशंस को भी आप बीच में देखते रहा करिए। अब हम नेक्स्ट, जैसा इंडियन ओशन रीजन में भी हमने बात करा, देखिए कितना ज्यादा नजदीक है इंडियन ओशन रीजन के, तो यहाँ पायरेसी अगर होगा तो वो अफेक्ट भारत को भी करेगा। ठीक है, जैसे जब आप ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आप IOD जब पढ़ते हो, इंडियन ओशन डाइपोल, जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो ये इंडियन ओशन के ही रीजन से होता है ना, तो ये भी अप वेलिंग और डाउन वेलिंग के वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है उससे भारत में फेवरेबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो उससे नेगेटिव देखने को मिलेगा, मतलब सूखा वगैरह पड़ जाना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की बात कर लेते हैं हिस्टोरिकली। तो ये हम पूरे अफ्रीका के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कल्चरल और ट्रेड के एंगल से अगर हम बात कर लेते हैं तो गांधी जी का मतलब नॉन कोऑपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस जो है वो उन्होंने ऑलरेडी में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, तो ये हम गांधी जी के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, ये तो हमने गांधी जी से रिलेटेड देखा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम कर सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और मॉनसून कल्चर भी बेसिकली इसको कहा जाता है। अफ्रीका के साथ में हम मॉनसून कल्चर की ट्रेड जिस तरीके से मतलब हमारा रहा है, तो मॉनसून कल्चर जो है ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पॉलिटिकल रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लेबरर्स हुआ करते थे, इंडेंचर्ड लेबरर्स, उनका कंट्रीब्यूशन, गिरमितियास भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, गिरमितियास। तो इस तरीके से जो इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं जो ब्रिटेन के साथ वो अफ्रीका में गए और फिर वो अफ्रीकन हो गए लेकिन वो ओरिजिन उनका भारत से रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो कल्चर है इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल एंगल है वो भी डिराइव कर रहा है। बाकी भी कुछ आप पॉइंट्स देख सकते हो, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के यहाँ पे मॉनसून कल्चर तक की हमने बात करी है गांधी जी से जुड़ा हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात कर लेते हैं तो और कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है इंडिया और अफ्रीका के बीच में अमिड साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये भारत और जापान जो है वो मिलकर के यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, ये काउंटर करने की बात कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो ब्रिक्स की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिक्स के बाद अगर हम बात कर ले पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से NDB जो है ब्रिक्स में ही वो लेड बैंक जो है वहां पे भी यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाएगा कि पावर्टी वगैरह इन चीजों को लेकर के टैकल किया जाना। फिर इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लू डॉट नेटवर्क भी शामिल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब ये USA लेड है कि अगर मतलब इंडो पैसिफिक के रीजन में इन्वेस्टमेंट्स किया जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है या अनसस्टेनेबल है चाइना की तरह, तो उसको चेक करने के लिए तो ब्लू डॉट नेटवर्क के यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉलिटिकल कोऑपरेशन है। अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मतलब कहीं ना कहीं मतलब 22.5 बिलियन डॉलर्स तक का हम FDI जो है वो देख सकते हैं। तो ये आप पहला पॉइंट दिखा सकते हैं 22.5 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, 22.5 बिलियन डॉलर्स का आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में जो ये ग्रोथ कॉरिडोर है तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी प्रमोट करेगा, ट्रेड वगैरह को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ में मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ फंड के बारे में भी बात चल रहा है, तो वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज इसके अलावा है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी में जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि पायरेसी वगैरह जो है वो तो एक इशू है ही, उसको टैकल करना ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ड्रग ट्रैफिकिंग भी देखा है। ठीक है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है।
और अफ्रीका और भारत के बीच में अगर हम देखें तो कोऑपरेशन के मसले में यहाँ पे हम बेसिकली टेररिज्म वगैरह जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही देश जो है वो कोस्टल हैं, तो इस वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने IOD का फिनोमिना भी देखा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात कर ले तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है। ठीक है, तो वो हम आप देख सकते हो कि वहाँ पे दोनों ही कंट्रीज जो है वो जुड़े हुए हैं। CDRI जो है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दोनों ही बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं ये साथ साथ कोऑपरेट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए और सोलर अलायंस पे फोकस होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम फोकस कर सके ग्रीन एनर्जी पे, क्लीन एनवायरनमेंट पे। क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी अभी तक हमने वीडियोस देखा है, अगर आपने सिंसियरली उसको फॉलो किया है तो हमें पता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज है और इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है अगर क्लाइमेट चेंज हो। कुछ कंट्रीज या तो सबमर्ज हो जाएंगे, एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाएगा, फंडिंग भी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि पीपल टू पीपल कोऑपरेशन का। तो यहाँ पर भी वेरियस आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों का कोऑपरेशन है। हिंदुइज्म जो एक रीजन है, बेसिकली जो एक रिलीजन हिंदुइज्म की हम बात कर ले तो ये बहुत तेजी से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, रवांडा वगैरह वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे भारत में भी मेजॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगा ये रिलीजन के लोग, तो इस वजह से ये भी एक कह सकते हो आपके कल्चरल एस्पेक्ट पे। साथ ही साथ में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मतलब ट्रेड वगैरह की तो बात हमने कर ही ली है। हम यहाँ पे सर्विसेज के लिए भारत फेमस है, तो हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं UPI वगैरह का। ठीक है, तो इसके बारे में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे इन चीज़ों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है पूरा का पूरा अफ्रीका का ओवरऑल। बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो है वो भारत में पढ़ने आते हैं, तो इसीलिए स्कॉलरशिप्स की भी बात आप कर सकते हो कि उनको मतलब प्रमोट करना। इवन भारत और अफ्रीका जो है वो अपार्थेड के खिलाफ रहा है, तो ये भी आप इन चीज़ों को दिखा सकते हो जो नेल्सन मंडेला ने प्रमोट करा है। ठीक है, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये सारे आइडियोलॉजीज जो हैं इसी पे बेस्ड है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये है। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन। तो सबसे पहला है ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल। जैसा कि आपको हम पहले ही बताए कि मतलब अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं, अफ्रीका बहुत वास्ट है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो उसको टैप करना है। ठीक है, और यहाँ पे सस्टेनेबली करना है, तो हम यहाँ पे अफ्रीका के साथ में बेसिकली हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके साथ हम बात कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इसी के अलावा अगर हम देखें तो भारतीय बिजनेसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल की जैसा कि हमने बात करा है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो बैंकिंग सर्विसेज अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बैंकिंग सर्विसेज को देने की बात हम कर सकते हैं, हम एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हम हेल्थ की बात कर सकते हैं। ये कुछ है जहाँ पे भारत ऑलरेडी बहुत अच्छा है और हम यहाँ पे इनको भी बेहतर हम सिखा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो ऑलरेडी हमने देखा कि सस्टेनेबल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और भारत इसके लिए लगातार लाइंस ऑफ क्रेडिट जो है वो भी दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करा है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। ठीक है, अलग अलग वेरियस जो पोर्ट्स हैं उसको हम मतलब कहीं ना कहीं मतलब उन नेशंस के साथ मिलकर के डेवलप कर सकते हैं व्यापार के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉमन एजेंडाज में अफ्रीका का जो एजेंडा है 2063 का, उसके तहत मतलब, और भारत का क्या है कि 2047 तक 2047, क्योंकि यहाँ तक इंडिया अपने आप को कह रहा है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएंगे। ये इंडिया का है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये आपको ध्यान रखना, डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है, तो इस तरीके से दोनों जो हैं वो अपने अपने एजेंडास का एक साथ कॉमन एजेंडा के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि
सिग्निफिकेंस सॉफ्ट पावर का हमने किस तरीके से देखा है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भारत जो है वो लगातार किस तरीके से कर रहा है। भाई अलग अलग लेवल पे हमने देखा है कि सॉफ्ट पावर का ही इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो अलग अलग वेरियस सर्विसेज, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात कर ले, चाहे वो एजुकेशन की बात कर ले, चाहे वो हेल्थ की बात कर ले, जब भी जरूरत पड़ा है भारत ने हमेशा से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो लगातार वैक्सीन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि भारत किस तरीके से वैक्सीन जो है वो सबसे पहले कोविड के समय में भी अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में सोचा है। तो ये आप दिखा सकते हो कि भारत जो है वो सबके बारे में सोच रहा है, इसीलिए हम लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसको और बेहतर बनाने के लिए भारत जो है वो अफ्रीका के साथ रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह को प्रमोट करना ताकि फार्मर्स इनकम को बूस्ट किया जा सके, डेयरी फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सॉफ्ट पावर ही है जहां आप इन चीजों को दिखा सकते हो। ठीक है, सोलर पैनल्स वगैरह की बात यहाँ पे करी जा रही है, तो ये आप सॉफ्ट पावर में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस क्या है। देखिए पहला है कि अफ्रीका एज ग्राउंड ऑफ जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट। बहुत सारे नेशंस हैं जो अफ्रीका के बारे में सोच रहे हैं कि भाई वो वहां पे पहुंच जाएंगे तो बहुत ज्यादा वो अनटैप कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे यूएसए भी शामिल है, यहाँ पे चाइना भी शामिल है, रशिया भी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट बनता जा रहा है। दूसरा है चाइनीज असर्टिवनेस बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हमने देखा है कि चाइना जो है, जैसे डीआरसी वाले एग्जांपल से अगर आपको याद है तो हमने कोबाल्ट की तरफ देखा, तो चाइना धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है और जितना ज्यादा चाइना का डोमिनेंस होगा वो मतलब टेंशन होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे निकल के आता है कि लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए भारत के कंटेक्स्ट से भी स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक बहुत ज्यादा मतलब हम देख सकते हैं कि वो धरातल पे नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई बार वो कहते हैं कि इंडिया प्रोमिसेस चाइना डिलीवर्स, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब बहुत इनफेमस कोट है दैट इंडिया प्रोमिसेस और चाइना डिलीवर्स। तो हमें पहला तो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पहले तो उसको हमें टाइमली बनाने की जरूरत है। अगर हम अफ्रीका में ग्रोथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो वो टाइमली होना चाहिए, लोगों के मतलब बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत देरी लग रहा है क्योंकि उससे भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्लियर स्ट्रैटेजी होने की जरूरत है, फोकस की जो कमी है उस पर फोकस की जरूरत है, किस तरीके से हम बाकी नेशंस के साथ मिलकर के हम यहाँ पर जो है वो और ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जो मतलब मेजर हमारा फोकस रहना चाहिए उसको हम मतलब क्लियर रखें। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो रेशियल अटैक्स जो है वो भी जैसा कि हमने देखा है कई बार टूरिस्ट्स आते हैं अगर तो उनके ऊपर रेशियल अटैक्स देखने को मिलता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी अपार्थाइड के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो ये पूरा का पूरा है। अब वे अहेड क्या है, तो पहला है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करना। दूसरा हम कह सकते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज्यादा मतलब मजबूत बनाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बेहतर करना है, सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन को और बेहतर करना है। और लास्ट में यहाँ पर हम देखें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोड मैप करना है 2030 और प्राइम मिनिस्टर के 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ओपेक की बात कर ले तो ये कुछ कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो ओपेक कंट्रीज में ईरान, इराक, सऊदी, यूएई, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया आप देख रहे हैं जैसा आपने डिस्कस किया, गैबॉन, कोंगो, अंगोला, वेनेजुएला और इक्वाडोर। ठीक है, कतर वगैरह भी थे वो अपने आप को विड्रॉ कर लिए हैं। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, तो ये आप भारत में देख रहे हैं पोर्ट का डेवलपमेंट करना किस तरीके से, जिबूती यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ केनिया, और इस तरीके से पोर्ट्स का डेवलपमेंट करके फर्दर कनेक्ट करना स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह से, यहाँ से बाबल मंडप स्ट्रेट से, तो लगातार जोड़ना और व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये एक नेचुरल अलाई की तरह काम करना। अच्छा, इसके अलावा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रमुख देश हैं। यहाँ पे सिग्नेटरीज में आप देखेंगे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस हैं जो सिग्नेटरीज हैं, और प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स में भी आप देखोगे तो ये लाइट एंड येलो से है, डीप एंड येलो जो है वो सिग्नेटरीज को दर्शा रहा है। भारत जो है वो आप देख रहे हो कि मतलब इन्होंने इनिशिएट किया है, तो वो इसको बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चल रहे हैं। अफ्रीका जो है यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों जा रहा है, तो इसको टैप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो मेंबर कंट्रीज जो इस्लामिक कोऑपरेशन का सदस्य हैं, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया है उन नेशंस के बारे में, और भी आप जो है वो डिटेल में देख सकते हैं यहाँ इस मैप से। तो भारत जो है जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म के तरफ टिल्टेड है, तो इस वजह से हम सभी रिलीजन्स को एक साथ लेके चलते हैं, सर्वधर्म संभव। तो उसी तरीके से अफ्रीका जो है वहां पे भी हम इन चीजों का देख रहे हैं।
और बाकी यहाँ पे ब्रिक्स ये मैप है, जहां आप देखोगे कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जो है वो भी नया सदस्य बाकी आपको देखने को मिल जाएगा। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ये सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अर्जेंटीना नहीं है, सऊदी अरेबिया अभी ऑफिशियली वो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन यूएई वगैरह जो है ये सदस्य बन गए हैं। बाकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ये भी ब्रिक्स के तहत भी ये साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा था जो हमने डिस्कस किया है भारत और अफ्रीका से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।